सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक बार फिर जहर उगलती हुई नजर आई हैं। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर एक बार फिर से निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि खास तौर पर ये गोडसे का भारत है, और उनकी तरफ से एक बार फिर से गोडसे का जिक्र किया गया। वो कह रही हैं कि गांधी का भारत नहीं है, गोडसे का भारत है। आज के नेता अगर पहले होते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता, कश्मीर पाकिस्तान में होता। 370 हटने से कश्मीर में कुछ नहीं बदला, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। और महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से जहर उगलती हुई नजर आई हैं। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से केंद्र सरकार पर कटाक्ष करती हुई नजर आई हैं, और ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती की तरफ से चैनल को इंटरव्यू के दौरान कही गई हैं। निजी चैनल है और उस पर ये सब बातें महबूबा मुफ्ती ने कही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी कई बातें कही हैं और इस पर पलटवार भी किया है, और वो कह रहे हैं कि विकास की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, उससे कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बयानात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर आज के नेता होते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता, क्योंकि आज के नेता सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। हालांकि कई सारी उन्होंने बातें कही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो कहीं ना कहीं पीडीपी को भरोसा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तभी पीडीपी को भरोसा था कि बीजेपी के साथ मिलकर हम कश्मीर को आगे ले जाने का काम करेंगे, लेकिन बीजेपी ने वो भरोसा तोड़ दिया। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। और महबूबा मुफ्ती ने हैदरपोरा एनकाउंटर का भी जिक्र किया, महबूबा मुफ्ती ने महंगाई का भी जिक्र किया, महबूबा मुफ्ती ने महिलाओं का भी जिक्र किया, और महबूबा मुफ्ती हर एक बात का जिक्र करते आए हैं। लेकिन जब उनसे यह सवाल किया गया कि ये चुनावी एजेंडा है, तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से पहले ही ये जिक्र कर दिया गया कि वो चुनाव रैली पहले ही गई, ना कोई चुनाव का एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। फिलहाल एक और जानकारी आपको देते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, और वो जानकारी भी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। वो ब्रेकिंग चलाइएगा। गुलाम नबी आजाद साहब भी आज कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं, और गुलाम नबी आजाद साहब तकरीर कर रहे थे, और गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि 370 को हटाना कहीं ना कहीं पीडीपी और बीजेपी खास तौर पर जो उनकी सरकार बनी थी उसको लेकर कटाक्ष किया गया गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं प्रचार में लगी हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं और मार्च में परिसीमन की रिपोर्ट आ सकती है। इसलिए आज हमने गुलाम नबी आजाद साहब को भी देखा, और गुलाम नबी आजाद सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने खासतौर पर जिस तरीके से पहले कहा कि जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक 370 की वापसी का हम वादा कैसे लोगों को कर सकते हैं, क्योंकि 370 का मसला तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसके लिए आपको जनमत चाहिए, उसके लिए आपको सीटें चाहिए। ये गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से कहा गया। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने किस अंदाज में ये बातें कही हैं आपको वो सुना देते हैं, फिर चर्चा इसी पर करेंगे, महबूबा मुफ्ती पर और गुलाम नबी आजाद साहब पर, क्योंकि तमाम जो रीजनल पार्टी हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं। कांग्रेस भी एक्टिव है, बीजेपी और तमाम रीजनल पार्टियां एक्टिव हैं। क्या सुगबुगाहट है, क्या आगे आने वाला रास्ता कौन किस तरीके से तय कर रहा है, चर्चा करेंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कुछ कहा सुन लीजिएगा। हमारी तो मांग है, और जो कि ऑल पार्टीज मीटिंग से पहले जब हमने कई दफा तकरीबन 7-8 दफा 2.5 सालों में कश्मीर पर बहस के लिए मैंने दरख्वास्त करी और हुई, अलाउ की चेयरमैन साहब ने, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बताया कि हम इलेक्शन भी करेंगे, स्टेटहुड भी देंगे। फिर उसके बाद इसी अगस्त में जब प्राइम मिनिस्टर ने सभी पार्टी के लीडरों की मीटिंग बुलाई दिल्ली में, उसमें उन्होंने फिर दोनों चीज़ें कहा कि हम मानेंगे। अब हम कहते हैं मानने का मतलब यह है कि जल्दी दे दो, जल्दी इलेक्शन कराओ। हालांकि हमारी मांग थी कि डिलिमिटेशन जो हो वो बाद में हो जाएगी, इलेक्शन के बाद, स्टेटहुड देने के बाद, लेकिन उन्होंने वो माना नहीं। बहरहाल हम 1.5 साल उसमें लगाया उन्होंने डिलिमिटेशन में। अब फौरी तौर पर उसकी वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, और उसमें वो जो मांगना चाहिए उन्हें लोगों से कि जिसको भी अपने सुझाव देने हैं, और फाइनल रिपोर्ट 1-2 महीने में देनी चाहिए, ताकि ये फंड खत्म हो जाए तो स्टेटहुड अनाउंस करके फिर इलेक्शन करना। तो आप सुन चुके हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कुछ कहा, महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कर रही हैं वो हम आपको बता चुके हैं। अब एक एक करके हमारे साथ नेता जुड़ेंगे। सबसे पहले ताहिर चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, मुझे कमांड मिल रही है, बीजेपी के नेता हैं। ताहिर चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया 5 के 5 में अपना समय देने के लिए एक बार फिर से। ताहिर साहब, हम देख रहे हैं आहट तो चुनाव की ही है, चाहे
आप लोग मना करें, चाहे तमाम पार्टियों के लोग मना करें, लेकिन ये आहट चुनाव की ही है कि आगे आने वाले समय में चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। पहला क्वेश्चन आपसे महबूबा मुफ्ती पर ही ले लेता हूं, क्योंकि एक बड़ी खबर और है, गुलाम नबी आजाद साहब कहीं ना कहीं पंजाब वाली स्थिति कर सकते हैं और कैप्टन साहब की तरह अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं इसको आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी एक चैनल को इंटरव्यू दे रही थी और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये गोडसे का भारत है। उनकी तरफ से कहा गया अगर इस जमाने के नेता होते, अभी जो इस वक्त नेता है, तो कश्मीर पाकिस्तान के अंदर होता। इसको खासतौर पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहला जवाब आप ही से ले रहा हूं, अभी किसी चैनल पे किसी ने जवाब नहीं लिया है। महबूबा मुफ्ती अभी ये बातें कह के उठी हैं और पहला रिएक्शन आपसे ले रहा हूं ताहिर साहब। इनके ऊपर इस टाइम पे ना तो हमारी सरकार ध्यान दे रही है, ना भारतीय जनता पार्टी ध्यान देगी। हमारे लिए ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी बातें एक कान से सुनी जाए, दूसरी कान से निकाल दी जाए, क्योंकि ये लोग जिस कंडीशन में इस टाइम पे हैं जम्मू कश्मीर में, इनको जो आने वाला टाइम दिख रहा है वो अच्छा टाइम नहीं इनको अपने लिए दिख रहा। ये लोग कुर्सी के लालची हैं, पावर के लालची लोग हैं। ये पावर में आने के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने के लिए किसी तरह की भी बयानबाजी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर का अवाम अच्छी तरह जान चुका है इन रीजनल पार्टीज के लीडर्स को, इनके हथकंडों को, इनकी बयानबाजी को, और मुझे लगता है कि अवाम ज्यादा बेहतर फैसला करेगा इनको इन चीजों का जवाब देने का जब वो राइट टाइम आएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा। ठीक है ताहिर जी, एक और सवाल का जवाब लूंगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती 370 पर हर जगह बोल रही हैं, आज भी बोली हैं, कह रही है 370 से तो कुछ बदला ही नहीं। ये नया कश्मीर खासतौर पर नहीं है। नया कश्मीर अगर होता तो स्थिति कुछ और होती। 18 महीने की बच्ची अपने बाप की लाश नहीं मांग रही होती। ये तमाम बातें हैं। हैदरपुरा एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, कह रहे हैं कि 370 के हटने के बाद कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसे ही रह गया। देखिए, जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इन लोगों को बदलाव नहीं दिख रहे हैं तो वो बहुत अजीब सी बात है। इनको अपने जो काले चश्मे उन्होंने पहन के रखे हैं वो उतार देने चाहिए, ताकि ये डेवलपमेंट देख सके, तरक्की देख सके। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मौसम बदल रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का यूथ बाहर आ रहा है और वो देख रहा है कि वाकया जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री साहब की सरकार के बीच में, उनकी सोच के बीच में, क्योंकि एक प्रधानमंत्री साहब वो इंसान है देश के जो जम्मू कश्मीर के लिए जो बेहतर सोचते हैं, वो उनकी पहली कोशिश होती है कि जम्मू कश्मीर में उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, डेवलपमेंट के रास्ते, रोजगार के रास्ते, हर चीज जो चीजें सोची जा रही हैं, चाहे आप हमारे एयरपोर्ट देख लो, चाहे आप हमारी रेलवे देख लो, जो जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रोड की कंडीशन देख लो, मेडिकल की कंडीशन देख लो, लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है हमारी सरकार के बीच में, पढ़ाई, अनाज, गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है, हर चीज, हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ कौन सी चीज है प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कर रहे। 70 साल के बाद ये चीजें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं इन रीजनल पार्टीज के लीडर्स को इस चीज का एहसास हो रहा है कि वाकया हमने बहुत कुछ खो दिया। जब हम लोग पावर में थे, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते थे, कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने अपनी फैमिली की पॉलिटिक्स की, अपने परिवार की तरफ ध्यान दिया, अपने घर की तरफ ध्यान दिया, और जो जम्मू कश्मीर का नीचे सतह का जो अवाम था उसकी तरफ इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज इस गलती का इन लोगों को एहसास हो चुका है और अब ये लोगों को फिर गुमराह करने के लिए आगे पीछे हाथ पांव मार रहे हैं कि कुछ करने से लोग हमारे पीछे आ जाएं, कुछ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो सब कुछ नहीं होने वाला है। जब वो टाइम आएगा और जम्मू कश्मीर का अवाम इनको बेहतर ढंग से जवाब देगा। साहब, एक सवाल आपसे लेता हूं, क्योंकि अब गुलाम नबी आजाद साहब की बात करते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। वो तो दूसरी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी के लिए तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब एक सीधा सा सवाल है, पंजाब के अंदर हमने देखा कि कैप्टन साहब अलग हो गए और पंजाब के अंदर कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसानों का मसला हल हो जाता है तो हम गठबंधन बीजेपी के साथ कर सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात आती है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब भी पंजाब वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, कैप्टन साहब वाला, और G23 को तो हम देख ही चुके हैं। गुलाम नबी आजाद साहब अगर अपनी पार्टी बनाते हैं, मैं सिर्फ सपोज काल्पनिक तौर पर, तो क्या बीजेपी क्या उनके साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि जो भीड़ दिख रही है गुलाम नबी आजाद साहब की रैलियों में, गुलाम नबी आजाद साहब जो कोशिश कर रहे हैं उससे यही लगता है सर। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब को हम कैप्टन साहब के साथ नहीं मिला सकते हैं जी। गुलाम नबी साहब का एक अपना पॉलिटिकल कैरियर है, एक उनकी अपनी हसीयत है। फॉर्मूला कह रहा हूं सर मैं कि वो वाला फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। मैं वहीं पे आ रहा हूं।
आजाद साहब ने बहुत कुछ देखा है अपने पॉलिटिक्स के कैरियर में। उन्होंने धूप छांव हर चीज देखी है और उनको जम्मू कश्मीर के भी पॉलिटिक्स का मालूम है। उनको इस चीज का भी एहसास है कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में गठबंधन करके सरकार बनाई थी तो इन्हीं पीडीपी के लोगों ने कैसे उनको हटाया था, कहां उनको धोखा दिया था, सब चीजें वो जानते हैं और इन लीडर्स को अच्छी तरह वो जानते हैं। मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद साहब जिस तरह से इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के दौरे कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में जो चल रहा होगा वो आने वाले टाइम पे सामने आएगा। अभी सियासत में बहुत सारी चीजें होती हैं, आखिरी लम्हात तक हम नहीं बता सकते कि ऊंट किस करवट में मुंह करके बैठेगा। तो इन चीजों का हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब वो राइट टाइम आएगा बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हरबख्श सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरबख्श जी बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती साहिबा का हम जिक्र करते, फिर गुलाम नबी आजाद साहब का हमने जिक्र किया है। महबूबा मुफ्ती अभी कह रही थी एक इंटरव्यू में कि अगर आज के नेता होते तो कश्मीर पाकिस्तान के अंदर होता। हालांकि कई सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसका मैं जिक्र कर चुका हूं, आपका इंतजार हम कर रहे थे, लेकिन शुक्रिया आपका, थोड़ी देर से सही आप जुड़े हैं। क्यों लगता है ऐसा महबूबा मुफ्ती को? क्योंकि अभी जी हरीश जी शुक्रिया जी। देखो हरीश जी, जो आज की आप देख रहे हैं इंटॉलरेंस देख रहे हैं, जिस तरह लोग फेडअप है, जिस तरह एक डर है, जिस तरह बोलने की इजाजत नहीं है। आप भी जर्नलिस्ट को आपको पता है, अगर आपने इधर उधर थोड़ी सी बात बोल दी, दिल की बात बोल दी, तो दूसरे दिन ये होगा, अंदर हो गए। उनके कहने का मतलब ये था कि जो उस वक्त की लीडरशिप थी उसको यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी ने उस वक्त एक सेक्युलर इंडिया को चुना, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो मजहब की बुनियाद पर मुल्क बना है पाकिस्तान, तो हमारे लिए जो सेक्युलर इंडिया है और हिंदुस्तान के जो लीडर हैं, चाहे गांधी जी की बात करें, नेहरू जी की बात करें, सरदार पटेल थे, जो भी इस वक्त की लीडरशिप थी, तो उन्होंने एक ऐसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी था जम्मू कश्मीर के आवाम को, खासकर मुस्लिम मेजॉरिटी जो थे, मुस्लिम लोग थे, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी था कि हम हिंदुस्तान के साथ जो हमारा इल्हाक हुआ है या हमारा महादा हुआ, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमने उस मुल्क को ठुकराया जिसके मजहब की बुनियाद पे हिंदुस्तान से अलग निकले, और हम उस मुल्क के साथ जा रहे हैं जो सेक्युलर सिस्टम को जिंदा रखेगा, जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस वक्त और जो आज की टॉलरेंस है, उनका ये कहना था कि अगर आज ऐसी टॉलरेंस होती जिस तरह का आज है, तो आज कहते जी बिल्कुल हमने हाथ नहीं मिलाना है, हम जहाँ पे हैं हम अलग ही ठीक है, हम बैठेंगे। तो ये मामला इसका नहीं है कि मुल्क के साथ हमें कोई ऐसा मुल्क के साथ कोई मामला है, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक पर्टिकुलर पार्टी है जिन्होंने एक सिस्टम को बिगाड़ के रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम हमेशा, आज महबूबा जी के इंटरव्यू में आपने ये भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेरे फादर साहब होम मिनिस्टर थे, इसी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे, तो मुझसे ज्यादा देशवादी कौन हो सकता है। तो अगर आप जबरदस्ती किसी को कहने की कोशिश करेंगे कि हम गार्डियंस हैं सारे मुल्क के, हमने ही ठेका लिया है, हमने जबरदस्ती जय माता की भी बुलवाना है, हमने जबरदस्ती झंडा हाथ में रखना है, तो वो तो देखो आज एक बाप एक बहन तरस रही है, इनोसेंट, आप ही मतलब अगर कहीं पे एजेंसीज के चाहे ये कहते हैं एनकाउंटर हो गया जी, या ह्यूमन शील्ड था, वहां कोई मारा गया, तो उसके बाद उसकी लाश को देने को भी तैयार नहीं है। अब देखिए ना, एक अगर आप इंटरनेशनल लेवल का भी देखें, जब जंग होती है दो मुल्कों में, दो दुश्मन मुल्कों में जंग होती है, तो उसके बाद एक माहदा होता है कि ये लाशें हैं, ये ऑनर के साथ उन मुल्कों को वापस दी जाएंगी, या जिस तरह भी उनके अंतिम संस्कार करना है या दफनाना है। आप अगर लाश को भी इजाजत नहीं दे रहे हो, जिसको आप कहते हैं इनोसेंट है, तो फिर उस लाश को एक वो चौधरी साहब, हरबख्श साहब पूछ रहे हैं कौन सा नया कश्मीर है। खासतौर पर उनकी तरफ से ये कहा भी गया है, उनकी सुप्रीमो की तरफ से भी ये कहा गया कि भैया उनके पिता की तरफ से जो हाथ मिलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास करके। हाँ हरबख्श जी, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। उसके फादर से पीडीपी ये कह रही है कि भैया बीजेपी से तो हमने हाथ इसलिए मिलाया था कि कश्मीर की सच्चाई हम दिखा सके बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा कर दिया। हम तो सच्चाई दिखाना चाहते थे कि बर्फ वाला कश्मीर नहीं है, आंसू वाला कश्मीर है, आंसू पोंछने होंगे। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही है, हरबख्श सिंह जी कह रहे हैं, इनका जवाब दीजिएगा। देखिए, सरकार के ऊपर इस तरह से उंगली उठाना, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उठाना, कश्मीर में बहुत कुछ होता है, कश्मीर के अवाम ने बहुत कुछ सहा है। इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, सरकार भी कहती है।
लेकिन जब ऐसी चीजें हो जाती है तो सरकार उनके साथ है, ऑनरेबल एलजी साहब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के साथ है। लेकिन इन चीजों को घुमा फिरा के बार बार सरकार के ऊपर उंगली उठाना, कहना कि कश्मीर के आवाम के साथ धोखा कर दिया, जम्मू कश्मीर के साथ धोखा कर दिया, अगर आज के लीडर उस टाइम पे होते तो आज कश्मीर पाकिस्तान में होता, ये बेतुकी बातें ये लोग कर रहे हैं और इस तरह की बातों का इस टाइम पे करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो हम उस कश्मीर की बात करते हैं जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान में है, जिसको हम पाकिस्तान में अपना ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हमें वो वापस लेना है। इस कश्मीर की तो बात छोड़िए आप, तो फिर इस तरह की बातें कर करके सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। बयानबाजियां करनी बंद करें, ग्राउंड में जाएं, पब्लिक के बीच में जाएं, पब्लिक का हालचाल पूछें, पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक की जब ये बातें पूछेंगे, सही सियासत करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। इधर उधर की बातें करके सरकार के ऊपर उंगलियां उठा के, गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा के सियासत नहीं चल पाएगी इन लोग की। हरबख्श जी, एक सवाल मेरा आपसे खासतौर पर जो हर मीडिया पर्सन पूछ रहा है, क्योंकि 370 को लेकर आप लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हम 370 लोगों को दिलाकर रहेंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने एक अच्छी बात की है। गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि भैया 370 के लिए तो हमें बहुमत चाहिए होगा, 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर अभी मसला है, तो हम लोगों को ये कैसे भरोसा दिला दें कि नहीं हम आपको 370 लाके दे देंगे, पूरी बहुमत चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मसला है, तो हम ऐसे भरोसा नहीं दिला सकते हैं। तो उनकी बात गलत भी तो नहीं थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा किस तरीके से कह सकते हैं कि 370 हम लोगों को लाके दे देंगे? हर जी, जब आप एडवोकेसी करोगे किसी चीज की, किसी चीज के लिए कोशिश करोगे कॉन्स्टिट्यूशनली, हम कोई ये नहीं कहते किसी का गला पकड़ के या बंदूक की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली बात कर रहे हैं ना। तो जो गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं दूसरे, हमें तो उनसे कोई, हम तो लार्जर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट डिफरेंट है। हम तो कहते हैं मिलजुल के सारे आए आगे और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वापस ले, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज अगर कोई कहता है कि पार्लियामेंट ही कर लेगी, तो हम पार्लियामेंट से रिव्यू करेंगे पूरा एक। अगर आज एक पार्टी का बहुमत है तो जरूरी नहीं है कल दूसरी पार्टी का बहुमत रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है, हमारा सबसे बड़ा इदारा है, तो उसमें अगर ये है तो हम बोलते हैं लोगों को भाई हम आपके वकील बन के आपकी एडवोकेसी करेंगे, हमें यकीन है हम इसको वापस लेंगे। तो इसमें कौन सी गलती है? अगर आज की डेट में अपने मुल्क से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से या अपने सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज मांगी जाती है, उसकी रिव्यू की जाती है, या तो हम ये कहें कि नहीं जी हमने जबरदस्ती लेना है, जी हमने सिर फाड़ के लेना है, हमने की लड़ाई करके लेना है। हरबख्श जी सवाल इस पे उठ रहे हैं ना, ठीक है आप 370 को लेकर कह रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को आप भरोसा दिला रहे हैं, अच्छी बात है, वो आपकी अपनी पार्टी की तवज्जो है। लेकिन गुपकार अलायंस जो आपने खासतौर पर बनाया था कि हम सभी पार्टियां एकत्रित होंगे, गुपकार अलायंस का एजेंडा जो था, क्या अब वो एजेंडा रह गया है? क्या गुपकार अलायंस नहीं खासतौर पर टूट रही है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को तो आपने भी सुना होगा, उमर अब्दुल्ला साहब तो शायराना अंदाज में भी कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि भैया ये तो पीडीपी की गलती थी, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, 370 को खो दिया। देखो हरीश जी, मैंने आपको बार बार कहा कि जब एक बड़ा मकसद हो ना तो छोटी चीजों को रिएक्ट नहीं किया जाता। हमारा मकसद जो है, जिस मकसद के लिए हम गुपकार अलायंस में गए हैं, ना वो इलेक्शन है, ना वो चीफ मिनिस्ट्री है। हमने उस वक्त महबूबा जी 5 अगस्त से पहले भी 4 अगस्त को निकली, एक दरवाजे पे गई और दरवाजे से इनको निकाला, कुछ लोग छुप गए, कुछ निकले, कुछ आगे आ गए, कुछ देर तक इलेक्शन के पर्पज से रहे। हमारा जो गुपकार अलायंस है इंटैक्ट है। तारिक अमीन साहब स्पोक्स पर्सन है, वो इसका जवाब दे सकते हैं, उन्होंने दिया भी। हमारा जो मकसद है, गुपकार अलायंस इलेक्शन के लिए नहीं बनी है, गुपकार अलायंस का बड़ा एक मकसद है और वो इंटैक्ट है, वही है। तो अगर हम किसी निजी आदमी की कोई बात कहें, हमारे भी कभी कुछ लोग बैठते हैं तो बड़ी सारी बातें करते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होता। गुपकार अलायंस का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए बनाई गई है, वो वही है, इसमें इलेक्शन का कोई मकसद नहीं है। और अगर आप अभी हमारे ये स्पोक्स पर्सन बीजेपी के कह रहे थे कि जैसे जी लोगों में जाए, हम लोगों में हैं, लोगों में जा रहे हैं, चुनाव वैली भी, जम्मू भी, वो भी, हम हर जगह है। और हमने एक नया जो रिसाला निकाला, उसका मकसद ही है वीकली जो हमारा एक रिसाला निकला कि जिन लोगों को दबी हुई आवाज है, आज आपके मीडिया में अगर कोई बोलना चाहे तो उसको अखबार वाला
अखबार वाला बात को नहीं छपाएगा, वो डरता है जब छपाने से उसको कहेंगे कि दूसरे दिन आपने जी अखबार का ऑफिस खाली करना है क्योंकि आपने किसी की आवाज बोली है। तो हम लोगों की आवाज को भी, जो हम एक एक जगह रीच आउट हो रहा है, लोगों की दबी हुई आवाज है, लोग जो बोल नहीं पा रहे, हम उस रिसाले के थ्रू बुलाएंगे। ठीक है सर, लेकिन गुलिस्तान में किसी की आवाज नहीं दबाता, हम आपको भी बोलने का मौका देते हैं, हम किसी की आवाज नीचे नहीं करते। ताहिर चौधरी साहब फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। फिर रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद साहब भी बोले हैं, उसका मैं आपसे तुरंत जवाब ले रहा हूँ। ताहिर चौधरी साहब हरबंश सिंह के सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए, हरबंश सिंह जो बातें कर रहे हैं, ये जो बातें हैं इनकी बातें ही हैं इस टाइम पे। चाहे आप पीडीपी की बात करो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो, चाहे और वहां की जो लीडरशिप है सेंट्रल वैली के अंदर, ये लोग जो सोच रहे हैं वो चीजें पॉसिबल नहीं है। और ये लोग खुद भी जानते हैं, चाहे पीडीपी की बात है, चाहे एनसी की बात है, पीडीपी एनसी भी जानती है कि वाकई भाई मौसम बदल चुका है, नए जम्मू कश्मीर का आगाज हो चुका है। आने वाला टाइम पहले जैसा टाइम नहीं है कि इनको कुर्सी मिलेगी। एग्जाम्पल दे रही है कि भैया किसानों के बिल वापसी हो गए, उन्होंने लड़ा तो हम भी लड़ लेंगे। नहीं किसानों का मैं जवाब देता हूँ। किसानों के उसके बाद मजबूर हो गए क्योंकि गलत किया था, जम्मू कश्मीर के साथ भी गलत किया है, ये वापस देना पड़ेगा। इसमें किसानों की जो कहते हैं कि गलतफहमी हमें नहीं है, गलतफहमी उन लोगों को है जो समझते हैं कि हालात को देखते हुए जिंदगी राज कर रहा है। सुन लीजिए, मैं आप ही के सवालों का जवाब ले रहा हूं। मैदान देख लिया है कि जम्मू से कितनी वोटें ली, कितना क्या लिया, कश्मीर की तो बात ही नहीं। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम लोगों के लिए रहेंगे और जो हमने वादे किए हैं, हम 99 से लेके आज तक हमारा कोई वादा नहीं बदला। जब गवर्नमेंट भी की तब भी एक महादे पे की, लिख के लिया, रिटर्न लिया कि आप लोग भाई ये करोगे। और जो एमनेस्टी की बात करते हैं, 7,000 से 11,000 लोगों को केस वापस लिए बीजेपी गवर्नमेंट से। ठीक है, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ताहिर जी फटाफट से जवाब दीजिए। हरबंशी कटाक्ष कर रहे हैं। किसानों की बात पीडीपी के लोग कर रहे हैं, इनको इस चीज का एहसास होना चाहिए। जो किसानों की बात थी, किसानों के हक के लिए बहुत सारी चीजें सरकार ने लाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ ऐसे उनके लीडर से जो किसान नहीं थे, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी उनकी सपोर्ट कर रही थी, उनको गुमराह कर रही थी और वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे थे। लेकिन इस चीज का एहसास किसानों को होगा कि जो प्रधानमंत्री साहब उनके लिए कर रहे थे सही क्या था, गलत क्या था। लेकिन जब इस चीज को प्रधानमंत्री साहब ने देखा कि जो हालात बन रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उन्होंने देश के हित में आके ये फैसला वापस लिया है। और इस फैसले को अगर वापस लिया है, लेकिन किसानों को आने वाले टाइम पे देश के जो किसान हैं बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे इनको इस चीज का एहसास होगा कि सही क्या था। ठीक है, मैं 370 पे ही आपसे सवाल लूंगा। अगला रविंद्र शर्मा साहब इंतजार कर रहे हैं। रविंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र साहब एक सीधा सा सवाल है, क्योंकि ये बड़ी खबरें चल रही हैं इस वक्त कि गुलाम नबी आजाद साहब जो तकरीरें कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब जो बातें कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब अपनी पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि वो रीजनल पार्टी जो अनेक पार्टी है उनके बारे में तो कह ही रहे हैं, कटाक्ष कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में भी खुद ही बोल रहे हैं कि किस तरीके से हमारी पार्टी में थोड़ी खामियां हैं, उसे दूर किया जाना चाहिए। तो क्या मैं ये समझूं कि आगे आने वाले समय में हमें एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या गुलाम नबी आजाद साहब के पास ये संभावना है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं सर, वो खबरें चल रही हैं सर, इसकी पुष्टि कर दीजिएगा। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब कदावर नेता है कांग्रेस पार्टी के और 40-42 साल का उनका लंबा पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव कैरियर है, चीफ मिनिस्टर भी। और अभी तक कोई उन्होंने संकेत जैसी बात तो हमें समझ नहीं आई जहाँ उन्होंने कहा हो तो पार्टी के बारे में। हाँ, पार्टी के अंदर की बात, जो पार्टी का एजेंडा है उसी पे बात कर रहे हैं कुल मिला करके। और ठीक है, कुछ साथी कुछ सहयोगी जो फलोर हैं वो किसी बात पे मन मुटाव रखते हैं, वो होता है बड़ी पार्टियों में। और लेकिन रविंद्र साहब, इसका असर तो कांग्रेस पे पड़ेगा ना, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने और तैयारी तो हम देख रहे हैं सभी पार्टी की है। चुनाव होगा, आप देखेंगे कहीं नहीं जाएंगे, हमें ऐसा नहीं लगता। वो बहुत ही सीजन देते हैं, बहुत ही वेतन देते हैं। तैयारी तो ये उसी की है ना, तकरीरें तो उसी के लिए की जा रही हैं। जो उन्होंने बातें रखी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, उनको मान लिया। जो उनका मुद्दा था कि चुनाव होने चाहिए, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हाल ही में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये फैसला किया कि चुनाव होंगे। उससे पहले जो प्रक्रिया होती है मेंबरशिप की, वो शुरू हो गई है। और मेंबरशिप के बाद तो अब तो कोई मुद्दा है नहीं,
जिसको आप लोगों ने G23 या किस नाम से कहा था, वो उनकी मेन डिमांड ये थी कि प्रेसिडेंट का चुनाव हो कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी लेकिन कोई राय मीर साहब को देना लेकर तो सर, मीर साहब को लेकर तो कंफ्यूजन था ना, मीर साहब को लेकर तो हम देख रहे थे क्या मीर साहब को लेकर के भी उन्होंने कभी किसी जगह पे कहा नहीं। कुछ सहयोगी मैंने कहा कि हैं ऐसे, वो कोई उनके साथ हो सकते हैं, कोई दूसरे के साथ हो सकते हैं, उनका अगर मन मुटाव कहीं किसी बात पे मीर साहब के साथ है, लेकिन उसके बारे में आजाद साहब ने कुछ नहीं कहा। आजाद साहब के जो मशवरे थे पार्टी के अंदर, उनको पार्टी के हाईकमान ने तकरीबन मान लिया है। और वो जहां भी रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस का झंडा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी नेताओं का, मीर साहब का फोटो होता है, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं। जो कांग्रेस की रैलियां एड्रेस कर रहे हैं, दूसरी जगह गए हैं। हाँ, कुछ जगह पे जरूर कुछ लोगों ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, वो और लोग हैं, लेकिन वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े सीनियर लीडर जिन्होंने कांग्रेस के साथ 40-50 साल का लंबा कैरियर किया हो, बहुत अहम पदों पे पार्टी पे रहे हैं, गवर्नमेंट में रहे हैं और पार्टी को चलाया है, पार्टी को बनाया है, पार्टी ने भी उनको बहुत सम्मान दिया है, सम्मानित। चलिए ठीक है सर, मैं सिर्फ पुष्टि करना चाहता हूं, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इलेक्शन पर अब जरा आ जाते हैं। हरबख्श साहब, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, खासतौर पर क्या ये इलेक्शन की तैयारी है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती साफ इनकार कर रही हैं। वो कह रही है कि जी मैं तो पहले ही चुनाव रैली गई थी, लोगों का दर्द बांटने में जा रहा हूं, ये इलेक्शन के लिए नहीं है। लेकिन हम हर एक पार्टी को देख रहे हैं कि जो तकरीरें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो इलेक्शन को लेकर ही हो रही हैं। आगे आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं, आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्योंकि एजेंडा जो आप लेकर चल रहे हैं वो सिर्फ 370 का ज्यादा है सर, और ये लोगों की भावनाओं को टच करने वाली बात है। हरबख्श देखो, पार्टी जो होते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है, पॉलिटिकल पार्टियों का मकसद ही होता है चुनाव लड़ना। ठीक है, ये कभी भी नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। पॉलिटिकल पार्टियां आप ये साफ करें कि इलेक्शन के लिए। पहले हरीश जी मुझे बात करने दीजिए, लेकिन हमारी तरजीह इलेक्शन नहीं है। हमारी तरजीह है कि जो इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है, जो लोग डर रहे हैं, कहते हैं जी कहीं पे भी गोली चलेगी, मार देंगे, उसके बाद लाश भी नहीं देंगे, फिर उसके बाद कहेंगे जी हाइब्रिड मिलिटेंट है। तो वो जो चीजें हैं, जो अनसर्टेनिटी हुई है सिस्टम में, जो लोगों को एक भरोसा देना था, जैसे कि एक डीडीसी इलेक्शन में एक पहल हुई थी, उसमें लोग निकले थे, उनको लगा था कि हमने अपने नुमाइंदे चुनने हैं, हमारे काम होंगे, वो होंगे। उस सिस्टम को 3 टायर सिस्टम का भी कहीं ना कहीं हवा निकल गई। अब अगर हम, लेकिन हरबख्श जी आप इस बात को तो मानते हैं ना, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको हरबख्श जी आप इस बात को तो मानते हैं ना कि ऐसा माहौल तैयार करके दिया गया कि इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन वाहिद हल है अनसर्टेनिटी का या पीस लाने का। अगर हम कहेंगे कि इलेक्शन के बाद किसी की किलिंग नहीं होगी, सिविलियन किलिंग नहीं होगी, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, जैसे 370 के बाद बड़े दावे दिए गए थे कि 370 ही एक हर्डल है, ये डेवलपमेंट में भी हर्डल है, ये मिलिटेंसी की वजह भी यही है। लेकिन आप देख रहे हो कि 2 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई और कितना मिलिटेंसी का। लेकिन हरबख्श जी इस बात को तो आप मानते हैं ना कि चुनाव को लेकर सुरक्षित माहौल तो केंद्र की तरफ से दिया गया ना, इस बात को तो आप मानते हैं? हमने कब देखो, हमने कब बोला? देखो, अगर हम इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहीं मूव कर रहे हैं, मैं कहीं मूव कर रहा हूं, निकल रहा हूं, सिक्योरिटी एजेंसीज ही काम कर रही है। हम नहीं कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज फेलियर है, लेकिन अगर चुनाव को लेके हम बोले कि यहाँ की बहुत पीसफुल माहौल है, वैसा नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस लाए गए, नई सीआरपीएफ लाई गई, और देखो जिस चीज का दावा किया जा रहा था, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस से कुछ नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे। हमें जो दावा दिया जा रहा था कि 370 के बाद जी यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हो गए, अब ऐसा माहौल है, कहीं गोली नहीं चलेगी, कहीं मिलिटेंट नजर नहीं आएगा, कहीं किलिंग नहीं होगी। तो लेकिन उसमें तो कोई कमी नहीं हुई। अगर आप इलेक्शन को क्राइटेरिया बनाएंगे, सारा यहाँ का माहौल ठीक हो जाएगा, मैं नहीं मानता। इलेक्शन से ज्यादा तरजीह है कि अपने लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना। इलेक्शन हमारा एजेंडा नहीं है, लोगों की आवाज को आप लोग दबा रहे हैं, वो हमारा एजेंडा है कि लोग बोल सके। हमारा एजेंडा खासतौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीत सके। ठीक है, अच्छी बात है। अगर पीडीपी के लोग जम्मू कश्मीर के आवाम का भरोसा जीतना चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए काम करें। सभी पॉलिटिकल पार्टी को उसके लिए काम करना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हमारे कार्यकर्ता की, हमारी लीडरशिप की बात आती है, हम 24/7 काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं। तो हम इतना काम, मुझे लगता है कि देश में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी काम करे तो भारतीय जनता पार्टी है। इस चीज को पूरे देश की जनता भी सराहती है और पूरी दुनिया भी देखती है कि वाकई में हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कैसे भी हालात हो,
कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको जमीनी सतह पे नजर आएगा। जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन की लिए हमारी पार्टी 24 घंटे तैयार है, 24/7 हम लोग तैयार हैं। और जब वो टाइम आएगा इलेक्शन भी लड़ेंगे, अच्छे ढंग से लड़ेंगे, जीतेंगे भी, सीटें भी निकालेंगे, सरकार भी बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है रविंद्र शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। रविंद्र शर्मा साहब, क्या खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को नेशनल लेवल की चिंता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि हाँ खासतौर पर उतना फोकस नहीं हो पाया, और जो हम बातें सुनते हैं वो बड़ा बैलेंस करके कांग्रेस चलती है कि नहीं है भैया हमें तो नेशनल लेवल पर भी देखना है लेकिन जम्मू कश्मीर को भी साधना है। क्या वो खामी हम देखें कि हाँ कांग्रेस थोड़ी पिछड़ सी जम्मू कश्मीर के अंदर गई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी एक्टिव है, पीडीपी को भी हम देख रहे हैं और बीजेपी तो खैर है ही, लेकिन कांग्रेस का जब हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस थोड़ी पिछड़ सी गई क्योंकि वो नेशनल लेवल को भी टारगेट करके लेती है और जम्मू कश्मीर को तो टारगेट करना ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम वोट लेने के लिए बड़े बड़े लड्डू नहीं बांटते, हम वोट लेने के लिए वो स्लोगन वो नारे नहीं देते जो देश हित में ना हो, को कहीं ठेस पहुंचाते हो, एकता अखंडता को बताते हो या भावनाओं को पहुंचाते हो। लेकिन जम्मू कश्मीर की पूरी तर्जुमानी जो है कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के बाहर तक आज तक की है। और भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे कह रहे थे हमारे वर्कर जा रहे हैं, हमारे नेता देखते हैं, ये तो चाहते ही है, मकसद ही यही था। ये डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती। डेमोक्रेसी होता है कि हर पार्टी बड़ी हो या छोटी हो, कांग्रेस पार्टी तो 135 साल पार्टी है, और लेकिन छोटी पार्टियां भी जो है उनका कार्यकर्ता वो नजर आए और उसको नजर लाया जाए, उसी को डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं। उसको सुरक्षा भी चाहिए, उसको साधन भी चाहिए। आज तमाम साधन, तमाम सुरक्षा, तमाम गाड़ियां, तमाम सुविधाएं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, छोटे बड़े नेताओं को भी है, जो हमारे बड़े बड़े नेता मिनिस्टर एक्स को नहीं। इसलिए वो जम्मू कश्मीर में दिखना ही खुद चाहते हैं, दिखाना ही खुद चाहते हैं। लेकिन चुनाव में चौधरी जी फटाफट से सारा उत्तर जवाब दीजिएगा, चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिख जाएगी और आपको मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी का दौर खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रोका, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सभी ग्राउंड में आए, काम करें। आपने सबको हम कभी किसी को नहीं रोकते, आपने रोका, लगा रहे हैं करके सर स्काइप से आप लोग हैं, लोग समझ नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर और बड़ा उस तरह का बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए लाइव के ऊपर। आपको मालूम है सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रास्ते खुले हैं। जम्मू में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, काम करने के तरीके अलग अलग हैं। चलो ठीक है, अरबज जी एक सवाल मेरा आपसे आ रहा हूँ ताहिर जी आपके पास। अरबज जी मेरा आपसे एक सवाल है, रविंद्र जी कांग्रेस का। ठीक है हरबख्श जी, मेरा एक आपसे सवाल है। ठीक है आप लोग 370 को लेकर बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, वो आपका अपना नजरिया है, लोग आपसे कितना सहमत रखते हैं वो तो खैर वक्त बता पाएगा, आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे। लेकिन एक ये भी मुद्दा होना चाहिए ना, ठीक है आप 370 को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहिए कि भैया हम आपको सड़क भी देंगे, ये भी कहिए कि हम आपको बिजली भी देंगे, ये भी कहिए कि हम आपको पानी भी देंगे, ये भी कहिए कि जब पीडीपी अब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती होंगी आगे आने वाले समय में तो हम आपको वो करके देंगे जो हमने बीजेपी के साथ नहीं किया, और बीजेपी के साथ जब हमारा अलायंस पाया तो कहीं ना कहीं वो कमियां रही वो हम दूर करके देंगे। लेकिन एक ही बात, सिर्फ 370 है। चलिए 370 को लेकर तो आप बोल ही रहे। हरीश जी, जब इलेक्शन का माहौल आएगा, अभी मैंने आपको कहा कि जो हमारा मुद्दा है जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, जब इलेक्शन का माहौल आएगा तो उसमें एक मैनिफेस्टो होता है, तो मैनिफेस्टो में सारी चीजें रखी जाती हैं। ये जो 370 वाला मुद्दा है, मैंने आपको कहा ये कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। मैं आपको बार बार, और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि कर रहे हैं, आप हमारे रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, हमारे पास काउंसिल है पुलवामा में, आप देखिए डेवलपमेंटल इश्यूज में हम कितना कर रहे हैं। मैं एज ए डीडीसी मेंबर में चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, तो मैं पूरे अपने इलाके में पुलवामा में, त्राल में हफ्ते में 3 दिन बैठता हूँ। और जो बात अभी रविंद्र शर्मा जी ने कही, मैं इसको सेकंड करता हूँ। जो वहाँ हारा हुआ सरपंच है बीजेपी का, उसको बीपी गाड़ी मिलती है बाहर फिरने के लिए, और मैं जीता हुआ हूँ और साउथ कश्मीर में पुलवामा में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, तो मुझे गाड़ी नहीं दी जाती बीपी गाड़ी घूमने के लिए। और डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे एक्स मिनिस्टरों को क्वार्टर छीने गए, जबकि बीजेपी का कार्यकर्ता बाग में क्वार्टर में बैठा हुआ है। और ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं,
जो भी बीजेपी के लोगों को झूठ की शुरुआत नहीं आता है, सीधा झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी फैसिलिटीज बीजेपी के कार्यकर्ता को दी जाती है बीजेपी लोगों को दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको बीपी गाड़ी दी जा रही है, इनको नहीं दी जा रही। इन लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर इनकी ये बात है इनको झूठ बोलना है, जो बोल के सियासत चलानी है, उन्हीं रास्तों में ये लोग चल रहे हैं। कब तक झूठ बोलेंगे आवाम के साथ और हर जगह झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। चलिए ठीक है ताहिर चौधरी जी मेरा एक सवाल है आपसे। ठीक है हरबख्श साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्लीज हरबख्श जी, स्काइप से आप लोग थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ताहिर जी मेरा एक सवाल है, जैसे हम रीजनल पार्टियों को देख रहे हैं, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, 370 का नाम ले रही हैं कि 370 को वापसी लाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 370 को हटा के हमने वो काम किया जो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती थी। आपका एजेंडा ये खास तौर पर रहेगा जब आगे आने वाला चुनाव होगा, 370 पर आप भी वोट बटोरने का काम करेंगे कि भैया 370 को हमने हटा दिया, आप हमें वोट दीजिए, क्या आपका भी एजेंडा रहेगा? 370 का हमारा मैनिफेस्टो में रहा करता था। 370 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सपना था जिसको हमने पूरा किया, जो हम चाहते थे वो हमने कर लिया। अब हम इन चीजों को भूल चुके हैं। 370 हमारे लिए खत्म हो चुका है। 370 को ये लोग याद कर रहे हैं, लोगों को आप याद करने दीजिए। हमारा जो एजेंडा होगा इलेक्शन के टाइम पे आपके सामने आएगा, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। हम एक नए सोच लेके सामने आएंगे पब्लिक के बीच में, जब हम काम करेंगे इलेक्शन का, जब हमारा वो टाइम आएगा। चलिए ठीक है हरबख्श जी, समय थोड़ा कम है, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। हरबख्श जी, आप लोगों पे आरोप लगते रहे हैं खासतौर पर कि आपने बीजेपी के साथ अलायंस किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर एक पार्टी आप पे आरोप लगाती है, नेशनल लेवल की पार्टी भी कहती है कि बीजेपी के साथ आपने अलायंस किया, और उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती आपकी ये रही कि जो पैसा खासतौर पर केंद्र की तरफ से दिया गया वो आपसे खर्च नहीं हो पाया। और ये तो बीजेपी खुद कहती है, आज तक आप लोगों को टारगेट इसी बेस पे करती है कि भैया पैसा तो मोदी साहब ने दे दिया कश्मीर में जाकर, लेकिन पीडीपी वो काम नहीं कर पाई है। हर जी पहले तो ये सारा झूठ है। अगर फिर इनको गवर्नमेंट की समझ ही नहीं है, ये पार्टनर थे उसमें, इन्होंने तो बड़े बड़े बंगले बनाए, फॉरेस्ट लैंडों पे भी बंगले बनाए, काम तो इन्होंने किया, पैसा तो वही लगा दिया। पैसा कहाँ, गवर्नमेंट के पास जो पैसा था, रिपोर्ट कार्ड है, 3.5 साल में जितना कर सकते थे किया। अगर इनको लगता है कि नहीं हुआ, फिर इनकी नाअहली है उसमें। चलिए ठीक है, ये फटाफट से जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास। हमने अलायंस क्यों किया? हमें लग रहा था ये वाजपेयी जी का बीजेपी है, और ये वाजपेयी जी ने जो उस वक्त स्टेप किए थे कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में, वही चीजें चलेंगी। और हम कह रहे हैं कि हमने उस वक्त समझने में गलती की कि हमें उस वक्त भी लगा कि वाजपेयी जी का पैसा तो आपने अपने ऊपर खर्च कर दिया, ये हरबख्श सिंह का आरोप है। देखिए ऐसे नहीं होता कि सरकार का पैसा है घरों पे बंगलों पे खर्च हो जाए। बड़ा बेतुका सा जवाब दे रहे हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, लेकिन जहाँ तक बात बारे में सरकार की बात हुई, आप लोगों ने मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताहिर जी एक मिनट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्काइप पे आप लोग ऑडियो में डिस्टर्बेंस होगा, लोगों को समझ नहीं आएगा, प्लीज। हम जम्मू कश्मीर की जनता को समझाना चाहते हैं सर, प्लीज। देखिए जब सरकार चल रही थी, इनकी चीफ मिनिस्टर ने खुद इस चीज को बहुत सारे चैनल्स के ऊपर माना कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं अपने फैमिली के प्यार के बीच में खो गई, अपने मेरे भाई याद आ गया, अपनी फैमिली याद आ गई, भाई को ले आई, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, अपने रिलेशंस में उन्होंने मंत्री बनाने शुरू कर दिए। इन चीजों का उनको खमियाजा उनको अपनी पार्टी में भुगतना पड़ा। उनके अपनी पार्टी का जो एक रिलेशन था, अपनी पार्टी के जो वर्कर्स थे, लीडर्स थे, वो बिखरना शुरू हो गए। पीडीपी ने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी, और जो पीडीपी उस टाइम पे काम कर रही थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिराई थी। चलिए ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था। ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया, हरबख्श जी बहुत बहुत शुक्रिया, रविंदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, 5 के पंच में अपना समय देने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। फिलहाल